हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले बिजनेस के बारे में। आज हम आपको बिजनेस का कंप्लीट असाइनमेंट देंगे। आपका व्यापार नहीं चल रहा, आपका माल नहीं बिक रहा, आपके ग्राहक नहीं आते, इन सब के लिए आपको कुछ बिजनेस टिप्स देंगे। हम आपको बिजनेस का एक असाइनमेंट देंगे जिनमें आपको मन में उठने वाले प्रश्नों के जवाब लिखे होंगे। आपके मन में कुछ प्रश्न उठते हैं कि हमारा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा, हम ऐसी क्या भूल कर रहे हैं, उन सब के आंसर आज हम इस वीडियो में देंगे। तो चलिए आप शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न ये है, उद्यमिता के घटकों से आप क्या समझते हैं? नया संगठन आरंभ करने की भावना को उद्यमिता कहते हैं। किसी उद्यम की योजना बनाने, लॉन्च करने और निर्माण करने के प्रयासों को व्यवस्थित करने के कई तरीके हैं। हम आवश्यक बुनियादी गतिविधियों को 5 घटकों में विभाजित करते हैं। पहला, आइडिया जनरेशन। हर नया उद्यम एक विचार से शुरू होता है। हमारे संदर्भ में हम किसी विचार को संभावित समाधान की अवधारणा के साथ किसी निर्वाचन क्षेत्र की आवश्यकता या समस्या का विवरण मानते हैं। दूसरा, अवसर का मूल्यांकन। यह वह कदम है जहां आप यह सवाल पूछते हैं कि क्या निवेश करने लायक कोई अवसर है। निवेश मुख्य रूप से पूंजी है, चाहे वह कंपनी के व्यक्तियों से हो या बाहरी निवेशकों से और लोगों के एक समूह और ऊर्जा हो। लेकिन आपको अन्य परिसंपत्तियों जैसे बौद्धिक संपदा, व्यक्तिगत संबंध, भौतिक संपत्ति आदि पर विचार करना चाहिए। तीसरी है योजना। एक बार जब आप तय कर लेते हैं यह एक अवसर है, तो आपको उस अवसर को भुनाने के लिए एक योजना की आवश्यकता होती है। एक योजना विचार के काफ़ी सरल सेट के रूप में शुरू होती है और फिर जैसे जैसे व्यवसाय आकार लेता है और अधिक जटिल हो जाता है, तो नियोजन चरण में आपको 2 चीज़ें बनाने की आवश्यकता होगी। पहली रणनीति और दूसरी संचालन योजना। चौथी, कंपनी का गठन। एक बार पर्याप्त सम्मोहक अवसर और योजना मिलने पर उद्यमशील टीम कॉर्पोरेट इकाई का सही रूप चुनने और वास्तव में एक कानूनी इकाई के रूप में उद्यम बनाने की प्रक्रिया से गुजरेगी। जो 5वां है विकास। लॉन्च के बाद कंपनी अपने उत्पाद या सेवा बनाने, राजस्व उत्पन्न करने और टिकाऊ प्रदर्शन की ओर बढ़ने की दिशा में काम करती है। जोर योजना से क्रियान्वयन पर केंद्रित हो जाता है। इस बिंदु पर आप यह प्रश्न पूछना जारी रख सकते हैं, लेकिन अपना अधिक समय अपनी योजनाओं को पूरा करने में बिताते हैं। अगला प्रश्न है, एक उद्यमी की क्या विशेषताएं होती है? एक उद्यमी की तरह सोचने के लिए आपके पास एक सफल उद्यमी की निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। पहली है प्रेरणा। उद्यमी स्वभाव से प्रेरित होते हैं। आखिरकार वे अपना उद्यम को जमीन पर उतारने के लिए लंबे समय तक प्रयास करते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए उनके पास जो कुछ भी होता है निवेश करते हैं। वे यह सब ये जानते हुए करते हैं कि उन्हें अपने परिश्रम का फल मिलने में संभवतः कई महीने या साल भी लग सकते हैं। दूसरा है जुनून। जुनून उद्यमी की एक और विशेषता होती है। हालांकि अंत में एक अच्छा वेतन दिवस प्रेरणा के लिए अच्छा है। सफल उद्यमी अपनी पेशकश के प्रति जुनून के साथ साथ बदलाव लाने की इच्छा से अधिक प्रेरित होते हैं। यह जुनून या ड्राइव उद्यमियों को उस अवधि के दौरान बनाए रखने में भी मदद करता है जहां निराशा अनावश्यक प्रकट हो सकती है। तीसरा है दृष्टि। सर्वश्रेष्ठ उद्यमियों के पास एक दृष्टिकोण होता है कि वे क्या हासिल करना चाहते हैं, वे अपने उद्देश्यों को कैसे पूरा कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उन्हें किसकी आवश्यकता है। चौथा है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास के बिना उद्यमी संभवतः सफल नहीं हो सकते। उन्हें खुद पर और अपने द्वारा बेचे जाने वाले उत्पादों या सेवाओं दोनों पर भरोसा रखना होगा। यदि वे खुद पर विश्वास करते हैं तो वे कठिनाइयों या निराशा की परवाह किए बिना अपने रास्ते पर बने रहने में सक्षम होंगे। उन्हें विश्वास होगा कि वे सफल होंगे। 5वां है निर्णय लेना।
शीघ्रता से निर्णय लेने में सक्षम होना उद्यमी के लिए एक महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि यह सफलता और विफलता के बीच का अंतर हो सकता है। सफलता उद्यमियों के पास न केवल अच्छे निर्णय लेने का कौशल होना चाहिए, बल्कि अवसरों को खोने से बचने के लिए उन निर्णयों को तुरंत लेने की क्षमता भी होनी चाहिए। इसके लिए तथ्यों पर शीघ्रता से विचार करना और फिर निर्णय लेना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, प्रभावी संचार के प्रमुख घटक क्या हैं? किस प्रकार से बोले कि प्रभावी आपकी बोली लगे? प्रभावी संचार के निम्न घटक होते हैं। पहला, प्रसंग। जिन परिस्थितियों ने किसी विचार की स्थापना की, उन्हें संदर्भ के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। विभिन्न विवरणों को संदर्भ के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। जिस भाषा में संचार हो रहा है, उसे निश्चित रूप से संचार के संदर्भ के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। दूसरा है प्रेषक। प्रेषक वह व्यक्ति होता है जो टीम के बाकी सदस्यों के साथ संदेश साझा करता है। प्रेषक सूचना को इस तरह से स्थानांतरित करने के लिए मौखिक और गैर मौखिक दोनों विभिन्न तरीकों का उपयोग करेगा, ताकि इसे प्राप्तकर्ता द्वारा आसानी से समझा जा सके। तीसरा है विचार। विचार, जिन्हें संदेश भी कहा जाता है, वह जानकारी है जिसे प्रेषक प्राप्तकर्ता के साथ साझा कर रहा है। अधिक सटीक रूप से वे प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें प्रेषक संप्रेषित करना चाहता है। संचार त्वरित और प्रभावी होने के लिए विचारों को स्पष्ट और समझाने में आसान होना चाहिए। चौथा है एनकोडिंग। एनकोडिंग, सीधे शब्दों में कहे तो जानकारी साझा करते समय किसी भी शब्द या क्रिया का उपयोग करना है। यह पाठ, प्रतीक, इमोजी, यहाँ तक कि तस्वीरें भी हो सकती है। कुछ भी जो आपको अपनी बात पर जोर देने और स्पष्ट करने में मदद करेगा। पांचवा है माध्यम। माध्यम 3 प्रकार के होते हैं, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ध्वनि। इस प्रकार संदेश प्रसारित होता है। आपको पता होना चाहिए कि माध्यम का चुनाव इस बात पर प्रभाव डालेगा कि संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा कैसे समझा जाता है। इसलिए आपको उचित माध्यम चुनने से पहले हमेशा उस संदेश का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना चाहिए जिसे आप भेजना चाहते हैं। छठा है रिसीवर। रिसीवर, जिसे डिकोडर के रूप में भी जाना जाता है, वह युक्ति है जो प्रेषक से कोई भी जानकारी प्राप्त करता है। प्राप्तकर्ता संदेश के साथ साथ उसके संदर्भ की व्याख्या करेगा। निसंदेह यह व्यक्ति अपने परिवेश और पृष्ठभूमि से भी प्रभावित होता है। संदेश साझा करते समय इसे ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। सातवां है प्रतिक्रिया, फीडबैक। अनिवार्य रूप से वह प्रतिक्रिया है जो प्राप्तकर्ता संदेश का विश्लेषण करने के बाद प्रेषक को लौटाता है। ध्यान रखिए कि प्रतिक्रिया भेजने के लिए मौखिक और गैर मौखिक दोनों संचार का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा मौन भी प्रतिक्रिया का एक वैध रूप है। अगला प्रश्न है, अच्छी टीम वर्क की क्या विशेषताएं होती है? किस प्रकार से टीम वर्क कार्य करे कि वो अच्छा हो? पहला है संचार। टीम के प्रत्येक सदस्य को टीम के अन्य सदस्य के साथ कुशलतापूर्वक और खुले तौर पर संवाद करने में सक्षम होना चाहिए। दूसरा है व्यक्तिगत प्रतिभा। प्रत्येक सदस्य को अपने स्वयं के अनुभव, महत्वाकांक्षा और विशेषज्ञ कौशल को सामने लाना चाहिए, खासकर जब उच्च प्रदर्शन वाली टीम पर काम करना हो। तीसरा है टीम के अपनेपन की भावना। यह समझना कि आप व्यापक टीम में कहाँ फिट बैठते हैं और आपके कौशल दूसरों के साथ कैसे बातचीत करते हैं, सामाजिक बंधन बनाने और समूह के भीतर विश्वास और व्यवस्था को बनाने में मदद मिलेगी। चौथा है मजबूत नेतृत्व। प्रबंधकों और नेताओं के बीच एक बड़ा अंतर है। प्रभारी व्यक्ति को अपनी टीम को प्रेरित करने, कंपनी के दृष्टिकोण को बताने और साझा करने के लक्ष्य के लिए व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने में सक्षम होना चाहिए। पांचवा है स्पष्ट संरचना। एक सरल और अच्छी तरह से समझा जाने वाला पदानुक्रम प्रभावी टीम वर्क की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। छठा है प्राप्य लक्ष्य।
अवास्तविक लक्ष्य महान टीम वर्क के लिए क्रिप्टोनाइट की तरह हो सकते हैं। अगर लोगों को लगता है कि सफलता असंभव है तो काम के प्रति उत्साह खत्म हो सकता है। सातवां, प्रतिक्रिया। टीमों को सीखने और बढ़ने के लिए फीडबैक की आवश्यकता होती है और जो नेता शायद ही कभी इसकी पेशकश करते हैं वे अनजाने में प्रतिस्पर्धी कार्यस्थल के माहौल को बढ़ावा दे सकते हैं। आठवां है सकारात्मक रवैया। आत्मविश्वास संक्रामक हो सकता है जब तक कि इसकी मात्रा बहुत अधिक न हो और एक सकारात्मक दृष्टिकोण तेजी से पूरी टीम में फैल सकता है। नौवां है समाधान। कोई भी भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन महान टीम वर्क समूहों को चुनौतीपूर्ण नई परिस्थितियों के अनुकूल होने और समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद।